अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद एमएसए। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये वो सीक्रेट है जो हर ऐप और सॉफ्टवेयर के पीछे होता है। वो इनविजिबल नक्शा जो सब कुछ आपस में जोड़ के रखता है। हाँ, जो भी कोडिंग करता है ना, वो इस बात का दर्द अच्छी तरह समझता है। लेकिन आज हम कोड की नहीं, बल्कि उससे भी पहले की, उससे भी ज्यादा फंडामेंटल चीज की बात करेंगे। वो प्लानिंग जो कोड लिखने से पहले होती है। कभी आपने सोचा है कि ये फूड पांडा या करीम जैसी एप्स लाखों करोड़ों यूजर्स, रेस्टोरेंट्स, ऑर्डर्स, ड्राइवर्स, इतना सारा डेटा इतनी आसानी से बिना किसी गड़बड़ के कैसे मैनेज कर लेती है? सब कुछ इतना स्मूथ कैसे चलता है? इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट प्लान होता है। और वो सीक्रेट है डेटा मॉडलिंग। चलिए इसमें डाइव करते हैं। आप इसको अपने डेटाबेस का आर्किटेक्चरल ड्राइंग या एक नक्शा समझ सकते हैं। ये वो मास्टर प्लान है जो हर इंफॉर्मेशन के टुकड़े को ऑर्गेनाइज करता है इससे पहले कि कोई काम शुरू हो। लेकिन एक मॉडर्न नक्शा बनाने से पहले ये देखना जरूरी है कि ये डिजाइन्स वक्त के साथ बेहतर कैसे हों। हम पुराने सख्त सिस्टम्स से आज के फ्लेक्सिबल डेटाबेसेस तक कैसे पहुंचे। तो सफर शुरू हुआ 1960s में हायरार्किकल मॉडल से, जो बिल्कुल एक फैमिली ट्री जैसा था, बहुत स्ट्रिक्ट। हर चाइल्ड का सिर्फ एक पेरेंट हो सकता था। फिर 70s में आया नेटवर्क मॉडल जो थोड़ा फ्लेक्सिबल था। अ चाइल्ड कुड हैव मल्टीपल पेरेंट्स। लेकिन असली इनकलाब, द रियल रेवोल्यूशन, 1980s में आया रिलेशनल मॉडल के साथ। ये टेबल्स का एलिगेंट सिस्टम था जिसने पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया और आज भी डोमिनेट करता है। तो सवाल ये है, रिलेशनल मॉडल इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों था? सारी बात सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की है। पुराने मॉडल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। आपको डेटा तक पहुंचने के लिए पूरा पाथ पता होना जरूरी था। लेकिन रिलेशनल मॉडल जो सिंपल टेबल्स पर बेस्ड है, इसने अलग अलग डेटा को कनेक्ट करना बहुत आसान बना दिया। बिल्कुल वैसे जैसे आप ऑर्गेनाइज्ड एक्सेल शीट्स में इंफॉर्मेशन लिंक करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री तो हमने देख ली। अब आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के बुनियादी हिस्सों पर, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स या आप कह लें लेगो ब्लॉक्स पर। और सबसे बेसिक ब्लॉक है एंटिटी। एंटिटी असल में है क्या? ये कोई भी चीज़, शख्स या जगह है जिसके बारे में हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं। आसान लफ्जों में इसको अपनी डेटा की जबान में एक नाउन समझ लें। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है और एम्प्लॉय भी एक एंटिटी है। ये वो मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं। अच्छा, अब हर एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और इनकी 4 मेन किस्में हैं। एक है सिंपल एट्रीब्यूट जैसे जेंडर, जिसको आप और तोड़ नहीं सकते। फिर है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट जैसे नेम, जिसको आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है डिराइव्ड एट्रीब्यूट जैसे एज, जो डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट की जाती है। और आखिर में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे एक इंसान के मल्टीपल फोन नंबर्स या स्किल्स। लेकिन असल बात यह है कि ये एंटिटीज अकेले एग्जिस्ट नहीं करती। डेटाबेस की असली पावर, उसका मैजिक तब शुरू होता है जब हम इन ब्लॉक्स को आपस में जोड़ना शुरू करते हैं। इस कनेक्शन को कहते हैं रिलेशनशिप। ये एक वर्ब की तरह काम करता है जो बताता है कि दो या ज्यादा एंटिटीज आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर, अ स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स। ये जो लफ्ज है एनरोल्स, यही वो रिलेशनशिप है जो स्टूडेंट और कोर्स को आपस में लिंक करता है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही किस्म की एंटिटी एक ही रिलेशनशिप में अलग अलग किरदार या रोल्स निभा सकती है। जैसे एक सुपरवाइजर्स रिलेशनशिप में दोनों एंटिटीज़ हैं तो एम्प्लॉयज़, लेकिन एक सुपरवाइजर का रोल प्ले कर रहा है और दूसरा सबऑर्डिनेट का। ओके, तो अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं और उनके कनेक्शंस भी। अब वक्त है कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करने का। ये रूल्स बताते हैं कि एक एंटिटी की कितनी इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी से जुड़ सकती हैं। इस ज़रूरी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कार्डिनैलिटी। चले इस टेबल को देखते हैं, इससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। 1-to-1 रिलेशनशिप ऐसा है जैसे एक पाकिस्तानी शहरी का सिर्फ एक ही CNIC नंबर होता है। 1-to-many के लिए सोचें कि कैसे एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में बहुत से इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। और many-to-many की मिसाल है जहां बहुत से स्टूडेंट्स बहुत से डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं और हर कोर्स को बहुत से स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं। अब आती है डिपेंडेंसीज की बात, यानी कौन किस पर डिपेंड करता है। एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी जैसे एम्प्लॉय अपने बल पर एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन एक वीक एंटिटी जैसे उस एम्प्लॉय का कोई डिपेंडेंट वो नहीं कर सकता। उसका वजूद अपने पेरेंट एंटिटी से जुड़ा हुआ है।
ये डिज़ाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे डेटा इंटेग्रिटी कायम रहती है। आप नहीं चाहेंगे कि किसी एम्प्लॉय के डिपेंडेंट का रिकॉर्ड सिस्टम में घूमता रहे जब वो एम्प्लॉय वहाँ काम ही नहीं करता। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सों में से एक पर, स्पेशल कोड्स यानी कीज। यही वो चीज़ है जो पूरे नक्शे को आपस में जोड़कर फंक्शनल बनाती है, जिससे हम हर डेटा को यूनिकली पहचान सकते हैं। यहाँ एक लॉजिकल हायरार्की है। सबसे ऊपर है सुपर की, जो एट्रीब्यूट्स का कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक रिकॉर्ड को यूनिक बनाता है। फिर हम उसे फिल्टर करके कैंडिडेट कीज निकालते हैं। ये मिनिमल सुपर कीज हैं, इनमें कोई फालतू एट्रीब्यूट नहीं होता। और आखिर में उन कैंडिडेट्स में से हम सिर्फ एक को चुनते हैं जो हमारा ऑफिशियल प्राइमरी की बनता है। प्राइमरी की वाकई में द चोजन वन है। ये टेबल के हर एक रो के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है और इसके दो सबसे अहम रूल्स हैं। ये कभी खाली यानी नल नहीं हो सकता और ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। आपका स्टूडेंट आईडी या आपका CNIC नंबर इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। और अगर प्राइमरी की एक रिकॉर्ड को पहचानता है तो फॉरेन की उसे दूसरों से जोड़ता है। फॉरेन की को आप टेबल्स के दरमियान एक गोल्डन ब्रिज समझ लें। ये एक टेबल में एक ऐसी फील्ड है जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की तरफ इशारा करती है। ये वो बुनियादी तरीका है जिससे हम वो सारे रिलेशनशिप्स बनाते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। तो अब आप डेटा मॉडलिंग के बुनियादी उसूल सीख चुके हैं, लेकिन आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। असल दुनिया में जब हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाते हैं तो क्या होता है जब ये रूल्स तोड़े जाते हैं? एक खराब नक्शे, एक बैड ब्लूप्रिंट की असल कीमत क्या होती है?